हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज जो ज्योग्राफी है का एमसीक्यू क्लास है, उसका जो टॉपिक रहेगा आज भारत की मृदा एवं आपका प्राकृतिक वनस्पति, यानी सॉइल एंड आपका नेचुरल आपका वनस्पति। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। आज का टॉपिक है जो है, तो आप टॉपिक समझ लिए हैं कि क्या हम लोग भूगोल में करेंगे। भारत के भूगोल ये चल रहा है आपका जो क्लास है, भारत के भूगोल से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू करवाया जा रहा है वो है। ठीक है, और इसी तरीके से आपको पॉलिटी का पूरा फॉर्मेट करवा दिया गया है और हिस्ट्री आपका चल रहा है। ठीक है, हिस्ट्री का भी एमसीक्यू चल रहा है। इसी तरीके से टॉपिक वाइज जो टॉपिक लाएंगे उसमें पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसकी संक्षेप में थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं और उसके बाद टॉपिक का एमसीक्यू करते हैं। फिर जो सेकंड टॉपिक रहता है उसका ब्रीफ में आप जानकारी लेते हैं, हम लोग उसका विश्लेषण करते हैं, उसके बाद उसका एमसीक्यू करते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चों का मतलब मांग था, मैं ऐसा देखा था कि उनको जलवायु के बारे में मतलब कहाँ से पढ़ें वो नहीं समझ में आ रहा था, जेपीएससी के बारे में, जेपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो भारत की जलवायु मेरे द्वारा करवाया गया है उससे कहीं आपका ज़्यादा जो आपका पेपर 1 या पेपर 2 जो भी है आपका, जो मेन आपका झारखंड छुड़ा के जो भी पेपर है, सेकंड पेपर या फर्स्ट पेपर जो भी रहे आपका, उसमें आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। उससे कहीं भी ज़्यादा आपसे जलवायु से नहीं पूछा जाएगा। और आप लोग प्लीज़ जो भी 14वीं जेपीएससी यहाँ पे जो लगाया हुआ है ना, उसी के बेसिस से मैं पढ़वा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं और आपका अलग है। तो जो भी बच्चे का मांग था, मैं देखा था कि उनका कमेंट आया था आपका टेलीग्राम में, मैसेज आया था कि कहाँ से पढ़े। तो प्लीज़ आपको मैं वो भी बता दे रहा हूँ कि आप ये भारत का अगर भूगोल आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पे एमसीक्यू भी करवाया जा रहा है और आपके टॉपिक का भी आपका विस्तृत जानकारी विश्लेषण किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप पढ़ते जाइए और आपका पॉलिटी में भी पूछा जा रहा है। और जो भी बीपीएससी 72वीं बीपीएससी और या बीपीएससी एडीओ या जो बीपीएससी टीचर का भी जो भरे भरे है ना, अब आने वाला है लगभग बीपीएससी टीचर का 86,000 आपका पद की रिक्तियां आने वाली हैं और बीपीएससी एडीओ अभी अप्रैल में होने वाली हैं। तो प्लीज जो भी बीपीएससी छात्र हैं वो भी इसे आप पढ़ें। और जेपीएससी जो 8 मार्च होने वाला है तो आपके लिए भी बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखिए यहाँ पे अगर लिखा गया है तो आप ही के मतलब एग्जाम के पर्पज से ही ये पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी मैं उठा दे रहा हूँ। ठीक है, और टॉपिक तो ऐसे भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और मैं कोई भी टॉपिक को ना जो भी आपको लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उसको बहुत ही आपका सिंप्लीफिकेशन करके मैं समझाता हूँ, उसके बाद उसका एमसीक्यू करवाता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। पहला टॉपिक भारत की मृदा यानी इंडियन सॉइल। ठीक है, क्या है सॉइल? ठीक है, तो देखते हैं भारत की मृदा। ठीक है, भारत की मृदा क्या है? मृदा का निर्माण के कारक पहले जानते हैं कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कैसे होता है सॉइल का मतलब फॉर्मेशन। ठीक है, निर्माण कैसे होता है। तो इसके लिए क्या होता है, पेरेंट रॉक यानी मूल सेल होता है। ठीक है, क्लाइमेट जरूरी है, जैसे वर्षा हो गया, तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया। उसके बाद रिलीफ यानी स्थलाकृतियां जरूरी है, वेजिटेशन वनस्पति जरूरी है, एक समय जरूरी है। यानी कहा जाए कि भारत में जलवायु, स्थलाकृतियां और वनस्पति की विविधता के कारण कई प्रकार की मृदाएं यहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। एक सॉइल फॉर्मेशन में आपका जो फैक्टर्स रहेंगे तो फैक्टर्स आप याद कीजिएगा। देखिए कैसे पूछ लेता है सवाल कि मृदा के निर्माण में कौन कौन सहायक है। ठीक है, कौन कौन सहायक है, तो आप याद रखिएगा जो मूल सेल होता है, जो पेरेंट इसका रॉक होगा, सेल मतलब रॉक होता है यानी पत्थर होता है, वो होता है। फिर आपका क्लाइमेट, क्लाइमेट में कौन सा आ गया, वर्षा आ गया, आपका तापमान आ गया। ठीक है, आर्द्रता आ गया। और फिर उसके बाद स्थलाकृति जिसको रिलीफ बोला जा रहा है। ठीक है, वेजिटेशन आपको बोला जा रहा है, टाइम, ये सब क्या है, इसके फैक्टर है यानी कारक है। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। और आपका भारत में जलवायु आप लोग को मैं करवा दिया हूँ कि कितने प्रकार का जलवायु प्रदेश होते हैं, क्या जलवायु होते हैं, कैसी जलवायु होती है, ऋतुआं कितने होते हैं, वो मैं आपको पिछले क्लास में ही करवा चुका हूँ। तो जो भी आपकी जलवायु जानना है तो उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया आपको विस्तृत। ठीक है, और यहाँ पे अब हम लोग मृदा पढ़ रहे हैं। तो
कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला होता है हमारा जलोढ़ मृदा, यानी अलुवियल सॉइल होता है, ठीक है। अलुवियल सॉइल जो होता है, जिसको कहा जाता है जलोढ़ मृदा, ये कैसे सॉइल होता है? जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। इसकी उच्च उर्वरता और समतल भू आकृति इसे भारत की कृषि की रीढ़ बनाती है। देखिए कैसे होता है, आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं ऐसे भी एनसीईआरटी ज्योग्राफी जो करवा रहा था ना, वो मैं आप ही लोग के लिए रोक रोक दिया हूँ। मुझे लग रहा है कि 8 मार्च जो है जेपीएससी का एग्जाम होने वाला, आप बीपीएससी वाले थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। मैं आपके लिए एनसीईआरटी वो पूरा करवाऊँगा, ठीक है? जो भी है सब्जेक्ट उसका एनसीईआरटी मैं पूरा करवाऊँगा। थोड़ा-सा हम लोग का डिजिटल बोर्ड का भी ज़रूरत है। मैं देखा था कि उससे मैं पढ़वा रहा था, तो आपका मे बी लगता है कि आपको समझ में उस तरीके से नहीं आ रहा था। मेरे बताने का तरीका बहुत अलग है। आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? आप समझ जाइएगा जब डिजिटल बोर्ड पे आप आइएगा तो, ठीक है? आपको पॉइंट टू पॉइंट मैं समझाता हूँ। आप देखिए तो जाके जितनी भी क्लास है मेरी। लेकिन वहाँ पे मेरा थोड़ा-सा था ना कि जैसे मैं कुछ बोर्ड पे लिख रहा हूँ या कुछ मतलब ड्रा कर रहा हूँ, तो वो अच्छे से नहीं हो पा रहा था। ये मैं कमियाँ देखा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है? देखिए क्या है यहाँ पे होता है कि जैसे क्या है कि ये हिमालय है, मान लिया कोई पर्वत है, ठीक है? वहाँ से क्या है हमारा, चलते हैं गंगा नदी को ही ले लेते हैं, ठीक है? ये नदी है, ठीक है? तो ऊपर से ये क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, ठीक है? पानी आ रहा है, तो इसके साथ क्या है ना कि आपका चट्टान टूट-टूट कर, मतलब ये अवसाद जो है वो टूट-टूट के आ रहा है। तो इन क्षेत्रों में जो मतलब मृदा का निर्माण हुआ, उसी को कहा जाता है आपका ऑलुवियल सॉइल, यानी आपका क्या होता है, जलोढ़ मृदा, ठीक है? का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए, जैसे ये अवसाद ला रहा है और ये मृदा का मतलब मैदान का निर्माण कर रहा है, यानी मृदा का, तो इसको क्या कहा जाएगा, क्या, जलोढ़ मृदा। और इसकी उच्च उर्वरता रहता है, हाई फर्टिलाइजर रहता है ये, और समतल भू आकृति इससे बनती है, और इसे भारत की कृषि की रीढ़ मानी जाती है, किसको, जलोढ़ मृदा का, ठीक है? ये आप समझ गए होंगे। और इसका कारण क्या है, देखिए कारण जो है आपका बताता हूँ यहाँ पे। नदियों द्वारा लाई गई गाद का निक्षेप, हिमालय अपरदन, ठीक है? नदियां क्रिया क्रिया जो करती है, बार बार बाढ़ आता है। और इसकी विशेषता क्या है, विशेषता भी आप याद रखिएगा कि क्या है जलोढ़ मृदा की विशेषताएं। तो अत्यंत उपजाऊ है। सेकंड नंबर क्या है कि आपका खादर, खादर जो है और वांगर, मतलब ये नई नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़, तो ये याद रखिएगा, ये पॉइंट आपका स्टार मार्किंग पॉइंट है। खादर को नई बोला जाता है और वांगर को आपका पुराना मृदा बोला जाता है, पुरानी जलोढ़ मृदा बोला जाता है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा ये पॉइंट। इसमें क्या होता है, पोटाश एवं चूना पर्याप्त मात्रा में होता है, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमियां होता है। तो आपका जो है ना आपका N2 का इसमें, और फास्फोरस की जो है PO3, इसका क्या होता है, कमी होता है, ठीक है? तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, आप देखे होंगे अगर मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो बताता है, मतलब पूछता है कि जलोढ़ मृदा में क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें पोटाश और चूना जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन नाइट्रोजन इसमें और फास्फोरस की कमियां होता है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसमें कौन सी फसल होती है सबसे ज्यादा, तो धान होती है, ठीक है? दूसरा गेहूं होती है, तीसरा आपका गन्ना होता है, और फोर्थ आपका जूट होता है। तो इसके लिए ये आपका जलोढ़ मृदा फेमस है, तो ये आप याद रखिएगा। अब सेकंड हमारा हो गया कौन सा, आपका काली मृदा, ठीक है? काली मृदा यानी ब्लैक सॉइल या रेगुर जिसको बोलता है, रेगुर मिट्टी बोला जाता है, रेगुर मृदा बोला जाता है, ओके? काली मृदा बेसाल्टिक चट्टान शैले से बनी हुई है। ये देखिए बेसाल्टिक चट्टान क्या है और कैसे इसका फॉर्मेशन फॉर्मेशन हुआ है। देखिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी है, मैं 10वीं क्लास करवाया हूँ, लेकिन आपको ये चट्टानों का किस तरीके से, रूपांतरित चट्टान किसको बोलते हैं, कायांतरित चट्टान किसको बोलते हैं, अवसादी चट्टान किसको बोलते हैं, तो ठीक है, इस तरीके से मैं आपको बता दिया हूँ। वहाँ पे भूकंप आपको पढ़ने की जो बताया हूँ, आपका ज्वालामुखी बताया हूँ। इंटीरियर जो है ना भारत, मतलब आपका पृथ्वी के आंतरिक संरचना पूरी तरीके से मैं करवा चुका हूँ, और उसमें भी टॉपिक, एक टॉपिक अगर उठाया हूँ जलवायु, तो मतलब वहाँ पे या आपका भूकंप, तो जितनी क्लास मतलब है आपका 6 to 12 तक का, जितनी भी टॉपिक जहाँ पे भूकंप का आया है, मैं वहां से कोरिलेट कर कर उसको पढ़ाया हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको फिर खोजना पड़ेगा, ठीक है?
तो वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं। ओके, अब इसके जो क्या है, काली मृदा बेसाल्टिक शैलों से बनी है। इसकी जल धारण क्षमता इसे कपास उत्पादन के लिए आदर्श बनाती है। यानी इसमें जो जल धारण मतलब जल को अवशोषण करने की क्षमता जो है ना, ये कितने हैं, मतलब बहुत ज्यादा है, इसलिए कपास उत्पादन के लिए आदर्श बनती है। ठीक है, कारण क्या है, बेसाल्टिक चट्टानों का अपक्षय द्वारा ये बनता है। दक्कन जो ट्रैप है उस क्षेत्र में ये ज्यादा पाया जाता है। कौन सी, काली मृदा। और इसकी विशेषता क्या है, ये गहरी काली होती है, चिकनी भी होती है, नमी धारण क्षमता अधिक होती है इसमें। और सूखने पर, जैसे ये सूखा ना, तो इसमें आपका परतेदार पर दरारें बन जाती है। ठीक है, दरार बन जाएगा। ठीक है, दरार बन जाएगा। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये स्वतः जुती हुई जैसी दिखाई देती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नाइट्रोजन की इसमें क्या होती है, आपका कमियां होती है, नाइट्रोजन इसमें कमी है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसमें फसल कौन सा होता है, और सबसे उपयुक्त जो फसल होता है आपका कपास होता है, और सोयाबीन होता है, और ज्वार होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। कपास, सोयाबीन और ज्वार। तो कपासी मट्टी, सॉरी, कपासी मृदा भी इसको बोला जाता है। ठीक है, किसको, काली मिट्टी को कपासी मृदा भी बोला जाता है। और सबसे ज्यादा जो कपास होता है ना, आपका महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद आपका गुजरात में होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो हमारा सॉइल है, कौन सा सॉइल है, आपका रेड सॉइल है, जिसको लाल मृदा कहा जाता है। देखिए, लाल मृदा क्यों कहा जाता है इसको, इसमें लौ ऑक्साइड की जो आपका उपस्थिति के कारण होता है, इसका रंग जो होता है लाल होता है। तो ये पहला आप पॉइंट याद रखिएगा कि लाल मृदा लाल क्यों होता है, तो इसमें लौ ऑक्साइड की उपस्थिति होती है, जिसके कारण क्या होता है, इसका रंग लाल होता है। तथा उर्वरता बढ़ने पर, जो इसका फर्टिलाइज बनने पर इसको क्या होता है, इसमें बढ़ाने हेतु आपका उर्वरता बढ़ाने हेतु इसमें क्या कर देता है, उर्वरकों की आवश्यकता होती है। इसमें उर्वरता मतलब उर्वरक ये मिट्टी नहीं होता है, इसलिए इसमें उर्वरक की फर्टिलाइजर उपयोग किया जाता है। इसका कारण क्या है लाल मृदा का, तो प्राचीन जो क्रिस्टलीय सेलों का अपक्षय होता है ना, उसके कारण बनता है। लौ ऑक्साइड की उपस्थिति होती है इसमें। और इसमें विशेषताएं क्या है, लाल एवं पीला रंग। ठीक है, पीला रंग भी होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, लाल एवं पीला रंग होता है। ठीक है, अम्लीय प्रकृति का होगा, कैसे होगा, एसिडिक होगा, एसिडिक होगा। देखिए, एसिडिक और बेसिक जो है आपका, मतलब एसिडिक मतलब हो गया अम्लीय, और बेसिक मतलब हो गया क्षारीय। जिसको 0 से आपका आपका 7 तक रहेगा, आप क्या उसको कहा जाएगा, अम्लीयता होगा। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। और बेसिक जो है आपका 7 से आपका अधिक वाले। ठीक है, तो एक ये अम्लीयता और अम्लीय प्रकृति का होता है। और कम इसमें ह्यूमस होता है। ह्यूमस क्या होगा, ह्यूमिडिटी जो होगा इसमें कम होगा। इसका सो फसल, इसमें क्या क्या होता है लाल मृदा में, तो बाजरा होता है, मूंगफली होता है, और दालें होती है। तो ये आप याद रखिएगा, बाजरा, मूंगफली और दालें होती हैं लाल मृदा में। एक चौथा जो होता है लेटेराइट मृदा होता है, यानी लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट मृदा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आपका पोषक तत्वों के क्षरण से बनते हैं। क्या होता है ना, जब अधिक वर्षा होती है कोई क्षेत्र में, तो वहां का जो पोषक तत्व है उसका जब क्षरण होता है ना, वो जब टूटता है, तो उससे क्या बनता है, आपका लेटेराइट मृदा बनते हैं। और बागानी फसलों के लिए ये क्या हो जाता, उपयुक्त हो जाता है। यानी हॉर्टिकल्चर, यहाँ पे हॉर्टी क्रॉप्स जो होते हैं। कारण क्या है, यहाँ पे अधिक वर्षा होती है, और लिंचिंग जो होता है, लीचिंग जो होता है इसका तीव्र होती है। विशेषता क्या है, ये एसिडिक है। ठीक है, एसिडिक है, और ये कम उपजाऊ है। लौ एवं एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और इसमें फसल जो होगा ना आपका, चाय, कॉफी और काजू की फसल होती है। यानी कर्नाटक वाले जो क्षेत्र है ना, ये लेटेराइट सॉइल ही उधर होता है, क्योंकि कर्नाटक में काजू होता है। तो इस तरीके से भी आप फसल से भी आप स्टेट आप डिसाइड कर सकते हैं। ओके, अगला जो हमारा मृदा है, मरुस्थलीय मृदा, यानी डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल का कारण क्या है, आपका शुष्क जलवायु वहां रहता है, कम वर्षा होता है, तीव्र बाष्पीकरण होता है। जैसे मतलब राजस्थान का रेगिस्तान क्षेत्र में देखिए, जो थार वाला जो है क्षेत्र, वो वहां कैसे मृदा रहेगा, मरुस्थलीय मृदा रहेगा। वहाँ शुष्क जलवायु रहता है, कम वर्षा होता है, तीव्र बाष्पीकरण होता है। विशेषता क्या है, रेतीली होती है, जैविक पदार्थों की कमी होती है, और ये आपका देखिए बेसिक होता है, यानी क्षारीय होता है। मरुस्थलीय मृदा कैसा होता है, आपका क्षारीय होता है, तो ये आप याद रखिएगा। और इसमें फसल कौन सा होता है, बाजरा होता है, ग्वार होता है।
ठीक है, सिंचाई से ग्वार हो जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसे बाजरा मेनली रूप से होती है। आपका सिक्स्थ क्या है, आपका छठा जो है मृदा किस प्रकार का होता है, पर्वतीय एवं वन मृदा पाया जाता है। इसका कारण क्या है कि ढालदार मतलब सीढ़ी नुमा स्थलीय कृतियां होती है, ठीक है, वनस्पतियों का प्रभाव होता है, इसलिए यहाँ पे वन मृदा पाए जाते हैं। और विशेषता इसका एसिडिक होता है यानी अम्लीय होता है, और ऊंचाई के साथ ये परिवर्तन भी करता है, ठीक है। फसल कौन सा होता है, चाय इसमें भी होता है, सेब होता है, आलू होता है, यानी ये हिमाचल वाले क्षेत्रों में मतलब जो पहाड़ी वाले इलाके क्षेत्रों में ये ज्यादा होता है, ठीक है, तो यानी पर्वतीय या वन मृदा, ठीक है। और यहां से हमारा जो चलेगा ना, आपका क्या चलेगा, ये आपका एमसीक्यू चलेगा, यानी कौन सा, भारत की मृदा पे, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो टॉपिक भी आपके लिए जो लगा हुआ है उसका चलेंगे, ठीक है। तो पहले भारत की मृदा करते हैं, उसके बाद प्राकृतिक वनस्पतियां चलते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, कि भारत की किस मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है लेकिन पोटास पर्याप्त मात्रा में होता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई, आप याद रखिएगा। लर्नर, जो भी नए लर्नर आए हैं तो प्लीज आप हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे एक छोटी सी विनती है, रिक्वेस्ट है, आप हमारा सब्सक्राइब कीजिए और हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है बैप्स एकेडमी 24 उसे भी ज्वाइन कीजिए। और तथा आप अपने भाई बहनों मित्रों और जो भी पढ़ने वाले हैं आपके इलाके में उनसे आप जरूर शेयर कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है 1000 जो भी 1000 तक जो भी हमारे स्टूडेंट सब्सक्राइबर रहेंगे उनको मतलब क्या किया जाएगा, आपका स्टडी गिफ्ट आपको दिया जाएगा हमारे बैप्स एकेडमी फैमिली की तरफ से। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है। आप लोग का जो है, जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं 1000 तक, तो प्लीज आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़िए और हमारे जो वीडियो रहता है ना, प्लीज उसको लाइक कीजिए। लाइक करने से भी मोटिवेट मिलता है यार। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, अगर कुछ पूछा जाता है तो उसका कमेंट तो किया कीजिए, बताइए तो। यानी लगता है कि आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग पूरे वीडियो नहीं देखते हैं। पूरे वीडियो देखा कीजिए। अगर अगर आते हैं, ठीक है, टॉपिक में पढ़ा दिया, ठीक है, उसके बाद आप लोग चले जाते हैं, आप उसका एमसीक्यू तो कीजिए, तब तो आपको पता चलेगा कि हाँ आप क्या पढ़े, क्या आप इतने देर में आप क्या गेन कर पाए। तो प्लीज आप लोग पूरी टॉपिक किया कीजिए, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। और तब तब आप समझिएगा कि हाँ सर किस दिशा में हमें ले जा रहा है। अरे भाई आप एक बार बिलीव करके देखो यार, मुझे नहीं लगता है कि इतना एफर्ट जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, अगर आप सही से आप कर लीजिएगा ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो प्री है वो आपको छूटेगा। मेरी एक गारंटी है। और मैं आपके लिए क्लास निरंतर जारी रखूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे सब्सक्राइब करवा लिया और क्लास ही नहीं लूँ, ये ऐसा नहीं है भाई। मेरा यही है, मेरा ये पैशन है, मेरा ये पता है, मेरा ये मतलब इसमें मुझे बहुत ज्यादा ही मतलब खुशी होता है। तो जिस चीज में, जिस काम में मुझे खुशी होता है ना, मैं वही काम करता हूँ। और खुशी वाले काम में ही ज्यादा इंसान मन लगा के काम करता है, ठीक है। चलते हैं, भारत की किस मृदा में नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी रहती है, ठीक है, और लेकिन पोटास की पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो हम लोग पढ़े थे जलोढ़ मृदा मृदा यानी एलुवियल सॉइल, ठीक है, एलुवियल सॉइल, ठीक है, इसमें पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जलोढ़ मृदा मृदा जो होता है नदियों द्वारा क्या है, लाई गई गाद, नदियों द्वारा लाई गई गाद से बनता है, ठीक है, लाई गई गाद द्वारा बनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि पोटास, ठीक है, पोटास के साथ ही क्या होता है, चूना पत्थर भी इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, यानी चूना पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में आपका पाया जाता है। ओके, तो ये भी आप याद रखिए। सॉरी। लेकिन इसमें क्या है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। और ये काली मृदा जो होती है इसमें क्या होता है, N2 की कमी होती है। तो ये भी मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। और यहाँ क्या है कि क्या होता है कि मतलब यहाँ पे N2 की कमी होती है। और ये कैसे बनती है आपका, ये जो है आपका बेसाल्टिक जो है ना, बेसाल्टिक चट्टानों से ये निर्मित होता है काली मृदा। और लाल मृदा, इसमें लाल क्यों होता है, लॉ ऑक्साइड होता है, ठीक है, लॉ ऑक्साइड होता है। और इसमें ह्यूमिडिटी और आपका नाइट्रोजन दोनों की कमी होती है, यानी जलोढ़ में भी कम होगा, आपका काली मृदा में भी कम होगा,
ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और लेटेराइट मृदा जो होता है इसमें तीव्र लिंचिंग होता है, ठीक है। क्या तीव्र लिंचिंग से क्या होता है, इसके जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी हो जाती है। तो ये आप याद रखिएगा कि मतलब इनकी पोषक तत्व जो लेटेराइट मृदा का पोषक तत्व कैसे कम जाते हैं, तीव्र इसमें लिंचिंग होता है इसलिए इसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। देखिए, एक चीज और याद रखिएगा एलुवियल सॉइल के बारे में। एलुवियल सॉइल के बारे में थोड़ा सा ट्रिक हम मैं बता देता हूँ। इसमें एलुवियल सॉइल लिख के पोटाश लिखिएगा, पोटाश रिच, ठीक है, रिच, एंड एन यानी नाइट्रोजन फॉस्फोरस पुअर, ठीक है। ये ट्रिक आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आप ये चीज जो है क्या, तो ये आप देखिएगा, ठीक है, कैसे मतलब जो है ये मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिक भी आप लोग को लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रिक आप लोग को इस तरीके से दिया जाए। देखिए, कोई ट्रिक नहीं होता है, आप लोग को इस तरीके से ही चलना पड़ेगा जिसने। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है मृदा और फसल के बारे में। देखिए, काली है, काली मृदा में क्या गेहूं होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। काली मृदा में गेहूं नहीं होती है। लाल में जूट होती है, ऐसा भी नहीं है। आपका आपका जलोढ़ में गन्ना होती है, ये हम लोग पढ़े थे। तो देखिए, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाएगा कि जलोढ़ मृदा में कौन सा उपज है, तो गन्ना होती है, यहाँ पे धान होती है, आपका गेहूं होती है, तो ये सब कौन सा होता है, आपका जलोढ़ मृदा में होता है, ठीक है। ओके, और यहाँ जो है गेहूं नहीं बल्कि इसमें क्या होता है, चाय होती है, चाय हो गया आपका, और क्या हो गया, कॉफी हो गया। तो ये लेटेराइट मृदा में होता है। और जो आपका लाल मृदा में जूट नहीं होती है, ठीक है, जूट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इसमें भी चाय होती है, ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा। ओके, और आपका सेब सेब होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। काली मृदा में क्या होगा, कपास होगा, तो ये तो आपको बताया था मैं। और जलोढ़ मृदा में यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिएगा, यहाँ पे जूट होता है, तो यहाँ पे जूट होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सब जो है ना, फसल मृदा मैचिंग, ये सब बहुत ज्यादा पूछता है कोई भी एग्जाम जो है। फसल मृदा आपका मैचिंग जो करवाने का रहता है वो पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, क्या कह रहा है कि काली मृदा के संबंध में आप निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या कह रहा है कि यह बेसाल्टिक चट्टानों से ये बनी होती है, हम लोग अभी पढ़े थे, तो ये सही है। और इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, तो ये भी हमारा सही है, क्योंकि आपका नमी जो है, आपका जल क्षमता धारण इसका सबसे अधिक होता है। और यह चाय की खेती के लिए उपयुक्त होता है, तो ऐसा नहीं है, ये कपास के लिए होता है, ठीक है। और जो चाय की खेती जो होता है ना, वो जो होता है लेटेराइट होता है, और आपका पर्वतीय जो है आपका वन होता है, वो इसमें होता है, ठीक है, मृदा होता है। मैं वहां पे लाल मृदा में बता दिया क्या, लाल मृदा में आपका तेल होता है, तिलहन होता है, सोयाबीन होता है, वो लाल मृदा में होता है, सॉरी, आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। और इसलिए आप एलिमिनेशन रूल लगाइए, 1 और 2 यहाँ पे सही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको थर्ड भी पता है और ये दोनों नहीं पता है, तब भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि जिसमें 3 आएगा वो नहीं होगा मेरा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1 और 2, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। आपको बेहतरीन मैं बनाऊंगा, लेकिन आप मेरे अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं कर रहा हूँ कि मतलब अभी बैठो तो अभी बैठो, ऐसा नहीं है भाई, मैं वैसे, लेकिन आप पढ़ने के लिए मेरे अकॉर्डिंग चलो। आप क्लास तो करते जाओ, तब तो पता चलेगा आपको। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि लेटेराइट मृदा के निर्माण का मुख्य कारण क्या है, तो ये आप देखिए कि मुख्य कारण क्या है, इसमें तीव्र लिंचिंग होता है, जिसके कारण क्या होता है, इनकी जो पोषक तत्व होते हैं ना, पोषक तत्व क्या हो जाता है, पोषक तत्वों का क्षरण हो जाता है, ठीक है, यानी क्षरण हो जाता है, यानी इसमें कमी आ जाती है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, पोषक तत्व बह जाते हैं लिंचिंग होने के कारण। और यहाँ जो है कि पवन अपर्दन नहीं, पवन अपर्दन नहीं, ये तो मरुस्थलीय है, ठीक है, मरुस्थलीय में ये पवन अपर्दन होता है। और हिमानी निक्षेपण जो होता है हिमानी मृदा में होता है, ठीक है, हिमानी मृदा में होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और ज्वालामुखी गतिविधियां तो काली मृदा में होता है, जो बेसाल्टिक चट्टान जो बनते हैं काली मृदा में बनती है, तो ये आप याद रखिएगा। लेटेराइट में जो है आपका क्या है, इसमें एक वर्ड याद रखिएगा, क्या, कि हाई रेनफॉल, ठीक है, हाई रेनफॉल होता है, अधिक वर्षा होगा, ठीक है। और प्लस में लीचिंग होता है, ठीक है, लीचिंग होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, इसका
इस तरीके से आप याद करते जाइएगा। आपको मैं क्लास में ही याद करवा देता हूँ यार, एक बार भरोसा करके तो देखो आप लोग। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े तो रहिए। अगला प्रश्न है कि भारत के किस मृदा में सूखने पर गहरी दरारें पड़ जाती है? तो मैं आपको बताया था काली मृदा में। ठीक है, काली मृदा में। काली मृदा चिकनी होती है, तो ये भी आपको पता है चिकनी होती है, और सूखने पर दरारें हो जाती है, यानी सेल्फ, इसको बोला जाता है स्वतः जुती हुई मृदा। ठीक है, स्वतः जुती हुई आपका मृदा। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सेल्फ प्लगिंग। ठीक है, प्लगिंग इफेक्ट। ठीक है, प्लगिंग इफेक्ट। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, क्या कह रहा है कि लाल मृदा का रंग लाल किसके कारण होता है? तो लौ ऑक्साइड के कारण हम लोग पढ़े थे, यानी आयरन ऑक्साइड जो इसको बोला जाता है, की उपस्थिति में नमी जब कम होता है, नमी जब कम होगा, ठीक है, नमी जब कम होगा, देखिए मैं आपको एक यहाँ पे कंसेप्ट वाला बताता हूँ। आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, लेकिन क्या हो गया कि अगर नमी जिसमें कम हुआ, नमी कम हुआ तो इसका रंग कैसा होगा? आपका लाल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो, एक चीज और देखिएगा, नमी जब अधिक होगा, अधिक जब हो गया नमी, तो ये कैसा दिखेगा? आपका पीला दिखेगा। तो ये कंसेप्ट था, आपको ये आप कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आयरन ऑक्साइड जो होता है, नमी कम तो लाल दिखेगा, नमी अधिक तो पीला दिखेगा। मैं आपको उस समय भी बता सकता था, लेकिन मुझे लगा था कि आपका जब क्वेश्चंस आएंगे ना, तो मैं आपको इस तरीके से मैं बताऊंगा। आयरन ऑक्साइड में जब नमी कम होता है तो लाल दिखेगा, और जब नमी अधिक होगा तो पीला दिखेगा। तो आप ये कंसेप्ट किसी को भी समझा सकते हैं कि लाल और पीला किसके कारण, लाल कैसे दिखता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। और जब नमी कम रहता है तो लाल दिखेगा, लेकिन नमी यही अधिक हो जाएगा तो आप पीला दिखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा यहाँ पे सही। ओके, अगला प्रश्न चलते हैं कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा कम होती है। क्या मरुस्थलीय मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा कम होती है? तो ये हमारा सही है। यह समानता क्षारीय प्रकृति की होती है, तो ये आपका बेसिक नेचर का होता है। तो ये आपका दूसरा कथन भी सही कह रहा है। और यहाँ धान की खेती के लिए उपयुक्त है। भैया धान के लिए तो सबसे पहले तो पानी चाहिए, और ये मरुस्थलीय में पानी है ही नहीं, तो सबसे पहले तो यही एलिमिनेशन आप कर सकते हैं। अगर आप शहरों के अपेक्षा अगर ज्यादा आप गांव में रहे हो तो ठीक है। और धान ऐसे भी कहाँ होता है? जलोढ़ मृदा में होता है। तो ये हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड गलत है, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी एक और दो, केवल एक और दो कथन आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न में चलते हैं। भारत की जलोढ़ मृदा आपके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या कथन कह रहा है कि हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों दोनों द्वारा ये निर्मित होती है। तो ये आपका सही है, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा ये निर्मित होती है। ठीक है, यह भारत की सर्वाधिक विस्तृत मृदा है, तो ये भी सही है। ठीक है, लगभग आपका 43% पर, मतलब हमारे मतलब आपका भारत के 43% पर सबसे ज्यादा पाया जाता है कौन? जलोढ़ मृदा। तो यहाँ से आपको एक और पॉइंट मिल गया कि सबसे ज्यादा अगर विस्तृत क्षेत्र पर फैला हुआ है तो जलोढ़ मृदा, और ये लगभग कितना है? 43%। तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी देख रहे हैं लर्नर कंपटीटर्स। ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा, देखिए नाइट्रोजन नहीं होता भैया, यहाँ पे जो होता है ना, नाइट्रोजन के जगह पे आपका आपका CO3 होता है, यानी आपका चूना होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है यहाँ पे। ओके, और पोटास होता है। ठीक है, पोटास रिच होता है और कैल्शियम चूना होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं गलत है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर केवल एक और दो हो जाएगा। ठीक है, जलोढ़ जो होता है ये आप याद रखिएगा, जलोढ़ जो होगा ये आपका सबसे विस्तृत क्षेत्रों पर फैला हुआ है, लगभग 43% पे। तो ये पहला आप देखिएगा। और दूसरा में क्या है कि ये उपजाऊ होता है, लेकिन इसमें सभी पोषक तत्व तो पर्याप्त नहीं होते हैं, इसमें बाहर से भी डाले जाते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है भारत में कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो मृदा है कौन सा है? तो ये है हमारा काली मृदा। इसको क्या कहा जाता है? बेसाल्टिक आपका बेसाल्टिक
जो रॉक होते हैं उनसे ये निर्मित होता है। बेसाल्टिक आपका रॉक से ये निर्मित हुआ है, इसीलिए ये बेसिक होता है यानी क्षारीय होता है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है, नमी जो है, नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो इस तरीके से आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। और इसमें जो कपास जो है आपका लंबे समय तक क्या होता है ना, इसीलिए कपास का उत्पादन होता है ना, कपास के लिए क्या होता है, अत्यधिक समय तक क्या होना चाहिए, नमी की आवश्यकता पड़ती है। अत्यधिक समय तक आपका नमी की समय तक नमी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये है, इसीलिए इसमें आपका कपास होता है। और एक एक लाइन में अगर इसको याद करना है तो कॉटन, ठीक है, ब्लैक सॉइल, इस तरीके से आप याद रखिएगा। और ये कहाँ होता है आपका, दक्कन ट्राइब, ठीक है, दक्कन ट्राइब यानी दक्कन क्षेत्र में, यानी दक्कनी पठार पे, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है असर्शन और रीजन वाले हैं, तो ये हम लोग देखते हैं क्या है असर्शन और रीजन का। देखिए क्या है, लेटेराइट मृदा समानता कम उपजाऊ होती है, तो ये सही है, ठीक है, क्योंकि लेटेराइट मृदा जो है समानता कम ही उपजाऊ होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ अधिक वर्षा के कारण इसमें पोषक तत्वों की तीव्र क्षरण होता है। यानी जो रीजन है आपका कथन का पूरी तरीके से आपका क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या कर रहा है। लीचिंग के कारण क्या हो जाता है, क्षरण मतलब हो जाता है इसमें पोषक तत्वों का, इसलिए ये सही है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है कि भारत की किस मृदा में चूना यानी कैल्शियम कार्बोनेट की गांठें पाई जाती है। तो हम लोग क्या देखे थे, देखिए कैल्शियम आपका कार्बोनेट का जो गांठें पाई जाती है ना, ये किस मृदा में चूना की गांठें पाई जाती है, तो ये हमारा पाया जाता है आपका मरुस्थलीयों में, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जब शुष्क क्षेत्र जो होता है तो यहाँ पे बाष्पीकरण क्या होगा, आपका बाष्पोत्सर्जन सबसे ज्यादा होगा, अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है, लवण और चूना जो है आपका सतह पर क्या होगा, जम जाते हैं। लवण और चूना जो होता है सतह पर जम जाते हैं, ठीक है। तो इसके कारण आप याद रखिएगा कि डेजर्ट सॉइल में आपका कैल्शियम कार्बोनेट मतलब या चूना जो है अधिक की गांठें पाई जाती है, तो ये आप याद रखिएगा। इस तरह से ट्रैप कर सकता है आपको क्वेश्चन। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक मृदा निर्माण को सर्वाधिक प्रभावित करता है। देखिए अब आपका कारक पूछ लिया कि सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर पूछ लिया कि कौन सा है, तो ये आप बताइए, ठीक है, ये आप बताइए, क्योंकि मैं आपको बताया था। देखिए समय तो है ही, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या कर रहा है कि सर्वाधिक प्रभावित करता है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है ये हमको बताना है। पहले ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन जो कर रहा है कि निम्न में कौन सा कारक मृदा निर्माण को सर्वाधिक प्रभावित करता है, तो कौन सा करता है आपका। देखिए कोई भी चीज के लिए ना, अगर इसका क्षरण हो या किस तरीके से बनेगा, तो इसके लिए सबसे पहला क्या होगा कि क्या आपका हवा, वर्षा, आपका तापमान, ये सब किस तरीके का है, इसका प्रभाव कितना पड़ रहा है, तो यही जो है सबसे ज्यादा मतलब कारक बनेगा। यानी इसमें कौन सा होगा, जलवायु होगा। जलवायु में क्या होता है, वर्षा प्लस तापमान के कारण ही अपक्षय की दर आपका होता है, अपक्षय की इरोजन का या आपका क्या होता है रेट जो होता है वो तय करता है। इसी कारण जो है अलग अलग मृदा का प्रकार बनते हैं, ठीक है। किस तरीके से कौन बना, ये देखिए क्लाइमेट इज द मोस्ट एक्टिव फैक्टर होता है, ठीक है। मतलब क्लाइमेट क्या होता है, सबसे मतलब क्या होता है, बहुत ही मतलब सक्रिय कारक बनता है। यानी सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कौन होता है, आपका जलवायु होता है। तो ये आप याद रखिएगा, जलवायु जिस तरीके का रहेगा मृदा उस प्रकार के निर्माण होंगे। काली मृदा को सेल्फ प्लगिंग सॉइल क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे सूखने पर दरारें बनती है। क्या होती है, सूखने पर दरारें बनती है, यानी स्वतः जुताई होती है, यानी प्राकृतिक जुताई इसमें हो जाती है। इससे क्या होता है, वायु संचार बेहतर होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, वायु संचार जो होता है इसका बेहतर होता है। तो ये आप याद रखिएगा, ओके। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में
भारत में जूट की खेती मुख्यतः किस मृदा में होती है? तो ये जलोढ़ में होती है। तो ये आप याद रखिएगा, जलोढ़ में। और ये कौन सा क्षेत्र में होता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है ना, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, उस क्षेत्र में ज्यादा होती है। और क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं, ठीक है। और जलोढ़ मृदा भी पाए जाते हैं, प्लस में अधिक नमी होती है। अधिक क्या होती है? नमी होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जूट की खेती अच्छी प्रकार से, मतलब अच्छी होती है यहाँ पे। ओके, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है क्या? हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। देखिए यहाँ पे गलत पूछ रहा है, गलत गलत। ओके, तो पहला देखते हैं कि लाल मृदा लौह ऑक्साइड के कारण लाल होता है, सही है। काली मृदा आपका नाइट्रोजन की कमी होती है, काली मृदा में आपका नाइट्रोजन की कमी होती है, ये आपका क्या सही है। तो ये आप याद रखिएगा क्या है कि मतलब ये सही है, ठीक है। यहाँ पे गलत हम लोग से पूछा है, लेटेराइट मृदा शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए लेटेराइट मृदा शुष्क क्षेत्रों में नहीं, वो तो मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है, ये तो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ना, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है। जलोढ़ मृदा खादर और बांगर, खादर मतलब नई जलोढ़ और बांगर मतलब होता है आपका पुरानी जलोढ़, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और एक सवाल आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे मेरे द्वारा, आप उसका आंसर जो है, अगर जो भी लर्नर यहाँ तक पहुंचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि लाल मृदा जो है लौह ऑक्साइड के कारण, जब इसमें नमी रहेगा, नमी अगर ज्यादा रहा तो कौन सा रंग बनेगा, और नमी अगर कम रहा तो कौन सा कलर का बनेगा, ये लाल मृदा, ठीक है। तो ये आप बताइएगा, ठीक है। ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमारे कमेंट करके बताइएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत की भारत की काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है आपका? देखिए, यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। तो क्या काली मृदा? यह सही है। इसमें फास्फोरस की कमी होती है। दूसरा नंबर जो है, इसमें फास्फोरस की कमी होती है, तो ये भी सही है, ठीक है। और थर्ड क्या है कि यह मुख्यतः ज्वालामुखी चट्टानों से बनी होती है, तो ये भी सही है। तो यानी 1 2 3 हमारा तीनों सही है, ठीक है। क्योंकि बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ, और बेसाल्ट चट्टान का निर्माण जो होता है आपका, ये ज्वालामुखी जब आपका आता है, आपका वोल्केनो आता है, उसी से चट्टान से निर्मित होता है, ठीक है। तो ये आप ऑप्शन नंबर डी हमारा याद रखिएगा, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न का क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण जलोढ़ मृदा का नहीं है? तो इसमें उच्च उर्वरता होता है, पोटास की आपका प्रचुर आपका मात्रा होता है, तो ये भी सही है। नाइट्रोजन की अधिकता नहीं, कमी होता है, तो यहीं पे हमारा एलिमिनेट हो गया। खादर और बांगर में विभाजन होता है, खादर को नई जलोढ़ मृदा कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसको बांगर को आपका पुरानी जलोढ़ मृदा कहा जाता है। जलोढ़ मृदा आपका उपजाऊ पर नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होता है, इसमें फास्फोरस की भी कमी होती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, और ये सब जो आपका क्वेश्चंस जो है ना, आप देखिएगा, आप जाके आप यूपीएससी का क्वेश्चन से आपका कहीं ना कहीं ये टच करेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहीं से भी पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इससे ज्यादा आपको मुझे नहीं लगता है कितना भी बनाएगा, आपको इतने तरीके से एंगल से मैं करवा दे रहा हूँ, आपको कुछ कुछ बताते जा रहा हूँ, एनालिसिस करते जा रहा हूँ। तो आप अगर सही ध्यान से आप अगर को मेरे क्लास को दिए होंगे, और छोटा छोटा सा अगर नोट्स भी बनाते चलते होंगे इस तरीके से, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको और पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या रहा है कि लेटेराइट मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, पढ़ने की जरूरत तो बहुत है, लेकिन आपके पास समय नहीं है अभी, ठीक है। आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, क्योंकि 8 मार्च को आपका जेपीएससी का है, और अप्रैल में ही आपका कौन सा है, आपका बीपीएससी एडीओ का है। और जहाँ तक कि और भी एग्जाम जैसे आएगा, बिहार एसएससी आने वाला है आपका, और भी एग्जाम आने वाले हैं, तो बहुत जल्द ही वो लेने वाले हैं, तो आपके पास समय नहीं है। और जब एक चीज और है, 72वीं बीपीएससी वाले, थोड़ा सा आप लोग ये तो आप देखते ही चलिए, थोड़ा सा और वेट कीजिएगा आपको लिए, मतलब जैसे ही मतलब ये जेपीएससी खत्म होगा ना, आपके लिए मैं बेहतर आपका जो है फाउंडेशन मैं जरूर लाऊंगा, ठीक है। आप लोग एक बात और याद रखिएगा, और जो भी 1000 बच्चे जो होंगे उनको स्टडी गिफ्ट दिया ही जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपने जो भी दोस्त हैं, जो भी हैं आपके साथी सहपाठी, घर वाले, फैमिली जो भी हैं, आप उन लोग को जोड़िए, ठीक है। पहला क्या है कि यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। लेटराइट जो होता है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है।
तो क्या है आपका, ये सही है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये चाय और कॉफी खेती के लिए उपयुक्त होता है, तो ये भी सही है। ये मरुस्थलीय क्षेत्र में विकसित होता है, नहीं, मरुस्थलीय क्षेत्र में तो शुष्क होगा, तो यहाँ पे सीधे ही ये एलिमिनेट कर सकते थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। मरुस्थल एरिड जो सॉइल कहलाता है, ठीक है। भारत में लाल मृदा का लाल रंग किस कारण होता है, तो लॉ ऑक्साइड के कारण होता है। मैं पीछे भी पूछ दिया हूँ कि नमी अगर अधिक रहा तो क्या, कौन सा रंग होगा, नमी अगर कम रहा तो कौन सा रंग होगा, वो आपको बताना ही बताना है। भारत के किस मृदा में सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं, तो ये आपका काली मृदा, ठीक है, ब्लैक सॉइल, ठीक है, ओके। सेल्फ प्लगिंग होता है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि आपका मृदा निर्माण के कारकों में सबसे अधिक सक्रिय कारक कौन सा है, तो जलवायु है, डी हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। और हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है मृदा का, वो आपके सामने है, पेश हो गया, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसमें क्या है कि इसमें जैविक पदार्थ कम होते हैं, तो ये सही है। सेकंड क्या कथन कह रहा है कि इसमें लवणीयता अधिक पाई जाती है, तो ये भी सही है। थर्ड क्या कह रहा है कि ये धान की खेती के लिए उपयुक्त नहीं, भैया ये ऐसा नहीं है। ये धान की खेती के लिए तो एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा होती है, इसमें सैलिनिटी अधिक पाई जाती है, ये तो सही है, बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां, ठीक है। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां पे चलते हैं, थोड़ा सा इसका विवरण लेते हैं, ठीक है, थोड़ा जानकारी लेते हैं। देखिए भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां क्या है, तो जो वनस्पति मानव हस्तक्षेप के बिना स्वाभाविक रूप से विकसित होता है उसे प्राकृतिक वनस्पति है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मानव हस्तक्षेप करके, जैसे हम लोग धान लगाते हैं ना, वो प्राकृतिक वनस्पतियां नहीं है। गेहूं जो है प्राकृतिक वनस्पतियां नहीं है। सेब जो है वनस्पति आपका प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। ये सब कैसा है, ये सब जो है, या मान लीजिए कि आप अपने घर के अगल बगल में आप अगर कोई पेड़ लगाते हैं तो वो प्राकृतिक नहीं हुआ। आप उसमें मतलब एक तो आप क्या डालें, पानी डालें, बीज डालें, ठीक है, आप उसको सॉइल डालें, आप उस पर फर्टिलाइजर डालें, तो वो प्राकृतिक नहीं हुआ, मानव हस्तक्षेप हो गया। लेकिन यहाँ पे कि बिना मानव हस्तक्षेप के, जैसे अमेज़न जो आपका अमेज़न का जंगल जो है, जैसे ब्राजील है, आपका सुंदरबन है, डेल्टा है, वो जब जाएगा, मैंग्रोव वन जो है, सुंदरबन मैंग्रोव, ये सब क्या है आपका, क्या है, ये प्राकृतिक वनस्पति है। कोई मतलब हम लोग उसमें मानव कोई हस्तक्षेप करके नहीं बनाया है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, उसी को बोला जाता है आपका प्राकृतिक वनस्पति। तो भारत की प्राकृतिक वनस्पति हम लोग पढ़े हैं, तो पहले उससे जानते हैं कि जो वनस्पति मानव हस्तक्षेप के बिना स्वाभाविक रूप से विकसित होती है उसे ही क्या कहा जाएगा, आपको प्राकृतिक वनस्पति। वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, तो देखिए पहला तो है जलवायु है, दूसरा क्या है आपका मृदा है, जलवायु में वर्षा तापमान आ जाएगा, थर्ड में क्या है स्थलाकृतियां आ जाएगा, और फोर्थ में क्या होगा कि एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई कितनी है, उस आधार पे भी इसका वितरण होता है वनस्पति का। और फिफ्थ जो होगा आपका मानव गतिविधियों के कारण भी प्राकृतिक वनस्पतियों का वितरण मतलब होता है, प्रभावित करता है, ठीक है। तो भारत की प्रमुख प्राकृतिक वनस्पतियां हम लोग देखते हैं, तो पहला जो हमारा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो आप याद रखिएगा, देखिए इससे आपको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, मृदा से एक या दो क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, जलवायु से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इस तरीके से आप पढ़िए, या एक क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो एक क्वेश्चन हमारे मतलब आपको अगर डेली एक क्वेश्चन का रोज मिल रहा है तो क्या आपको लेने में मतलब कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, ऐसा तो नहीं है मुझे लग रहा है। और एक तो आपका ज्ञान भी बढ़ रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, जब मेंस लिखिएगा तो ये सब डाल सकते हैं ना, कि पहले तो अगर प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पूछ दिया गया, जैसे आपका जेपीएससी वाले जो है, आप लोग के यहाँ तो ज्यादा ही मतलब जंगल झाड़ के बारे में पूछा जाता है, तो आप लोग के लिए तो और भी बहुत ही नेसेसरी है ज्योग्राफी वगैरह पढ़ने का, हिस्ट्री वगैरह पढ़ने का, ठीक है। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है ना कि जो आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको मेनली फोकस अगर कर देता है आप लोग की तरफ से जो जिस तरह का क्लाइमेट है, तो वो कहीं ना कहीं जो है आपको पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पहला, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है, कौन सा क्षेत्र में ये होता है, तो ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। पश्चिमी घाट में, अंडमान निकोबार में, और उत्तर पूर्व भारत में। मतलब क्या हो गया पश्चिमी घाट हमारा इस साइड में,
अंडमान निकोबार आपका हो गया इस साइड में यहाँ पे, और आपका उत्तर पूर्व राज्य में, उत्तर पूर्व भारत में, मतलब इस साइड में ये कौन सा पाया जाता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये आप याद रखिएगा, मैं आपको क्षेत्र आपको ड्रा करके भी बता दिया हूँ कि ये पश्चिमी घाट बोला जाता है, ठीक है, ये इधर साइड, ठीक है, वेस्टर्न आपका घाट, और ये आपका अंडमान निकोबार हो गया, और ये आपका कौन सा हो गया, आपका नॉर्थ ईस्ट आपका भारत हो गया। तो ये आप याद रखिएगा। इसकी जलवायु कैसी होती है, तो जलवायु में वर्षा जहाँ पे 200 से सेंटीमीटर से अधिक होगा तो वहीं पे ये ऐसा उष्णकटिबंधीय सदाबहार पाए जाएंगे। और क्या होता है, उच्च यहाँ पे आपका हाई टेम्परेचर रहता है, तो ये आप याद रखिएगा, अधिक तापमान रहता है। और इसकी विशेषताएं क्या होता है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का, यानी सदाबहार वन का, तो ये आप देखिएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का कि वर्ष भर हरे रहते हैं यहाँ, हरा हरा रहता है। जिस तरीके से देखिए आपका नॉर्थ इंडिया में जैसे होता है क्या, कि जैसे मतलब अभी का जो मौसम है ना, फरवरी का मौसम है, यहाँ पे पत्ते झड़ जाते हैं, अब थोड़े दिन के बाद यहाँ क्या निकलेगा, नए नए पत्ते निकलेंगे। और यहाँ जो है आपको झड़ने के बाद पूरे तरीके से ना आपको लगेगा कि पेड़ पे मतलब पेड़ ये मतलब सूख गया है जिस तरीके से, लेकिन यहाँ क्या है कि वर्ष भर हरे रहते हैं, ठीक है। कारण यहाँ पे वर्षा अधिक होती रहती है और हाई टेम्परेचर होता है जिसके कारण वर्षा होती है, और 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ठीक है। इस घने वन होते हैं, बहुस्तरीय आपका ये होते हैं, ठीक है। सूर्य प्रकाश का जो सूर्य का प्रकाश है नीचे नहीं पहुंच पाता, इतना डेंस होता है, इतना घना होता है कि इसको नीचे नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। इसमें प्रमुख जो वृक्ष हो गए, जैसे आप पढ़े भी होंगे, और ज्यादातर तो लोग आजकल रील्स और मूवी देखते हैं, तो पुष्पा 2 अगर देखे होंगे, पुष्पा पुष्पा जो ये पुष्पा 1 या पुष्पा 2 जो मूवी है, उसमें देखे होंगे कि आपका जो लाल चंदन के लिए जो सैंडवुड का लड़ाई हो रहा है होता है उसमें, तो ये कहीं ना कहीं वहां पे है कि घने इतने घने जंगल होते हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं कि सूर्य की रोशनी तक पहुंचने नहीं देते हैं। तो वही बोल रहा है, सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं पहुंच पाता है। प्रमुख वृक्ष कौन सा होगा, आबनूस हो गया, महोगनी हो गया, और रबर का हो गया। तो ये भी आप याद रखिएगा कौन सा इसमें वृक्ष होते हैं। तो वृक्ष भी पूछा जाता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन कौन सा है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कौन सा है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। तो भारत के सबसे विस्तृत वन जो बोला जाता है आपका उष्णकटिबंधीय मानसून वन। इसमें क्या होता है, पहला जो होता है आर्द्र पर्णपाती वन होता है, जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर की आवश्यकता पड़ता है आर्द्र पर्णपाती वन पर, और क्षेत्र जो होती है पूर्वी भारत एवं हिमालय की तलहटी पे होता है, ठीक है। ब्रिज कैसा होगा, सौगान जिसको टिक बोला जाता है, और साल होता है। एक और होता है शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन। इसके लिए वर्षा की आवश्यकता कितनी होती है, 70 से 100 सेंटीमीटर तक, ठीक है। ये क्षेत्र जो है आपका मध्य भारत में है, ठीक है, ये मध्य भारत में है। और जो आर्द्र पर्णपाती वन जो होता है आपका कौन सा होता है, पूर्वी क्षेत्र हो गया आपका, पूर्वी भारत हो गया, और हिमालय का तलछट्टी हो गया, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और जो मध्य भारत में होता है जैसे पलास हो गया, वृक्ष हो गया, बेर हो गया, बेर जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, तो ये मध्य भारत में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, और आपका पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी भारत में, और आपका हिमालय के तलहटी में। उष्णकटिबंधीय थर्ड जो होता है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन यानी ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट। ये कौन सा है, अगर कांटेदार यहाँ पे लिख दिया उष्णकटिबंधीय का कांटेदार, तो ये क्षेत्र राजस्थान होगा, गुजरात होगा, और दक्षिण पश्चिम पंजाब होगा, ठीक है। जलवायु यहाँ का कैसा, वर्षा कितना होना चाहिए आपका, कितना, 70 सेंटीमीटर से कम, ठीक है। अगर यहाँ पे वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम आएगा तो वहां पे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाएंगे। और इनकी विशेषताएं होता है कि छोटे छोटे पत्ते होंगे, ठीक है, गहरी जड़ें होंगी। प्रमुख वनस्पतियां कौन सा होगा, बबूल हो गया, खिजड़ी हो गया, कैक्टस हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग देखे होंगे। तो ये कौन सा में फलता है आपका, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में पाए जाते हैं, बबूल, खिजड़ी, कैक्टस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। फोर्थ कौन सा होता है आपका, पर्वतीय वन होता है, पर्वतीय वन होता है जिसकी ऊंचाई के अनुसार ये परिवर्तन होता है। देखिए जैसे अगर 1000 से 2000 मीटर तक उसको क्या कहा जाएगा, वनस्पति कहा जाएगा, ठीक है। 2000 से 3000 मीटर पर जाएगा तो चौड़ी पत्ती वाली कहा जाएगा, ठीक है।
और 3000 से अगर ऊपर चला जाएगा तो उसको शंकुधारी वन कहा जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। और इसमें अल्पाइन जो है, अल्पाइन होता है, ठीक है। और प्रमुख वृक्ष जो होता है आपका चीड़ होगा, देवदार हो गया, फर हो गया। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो इस तरीके से 4 प्रकार के हमारे वन होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। और पांचवा भी होता है आपका कौन सा, मैंग्रोव वन होता है, मैंग्रोव, मैंग्रोव वन, ठीक है, मैंग्रोव वन यानी टाइडल या मैंग्रोव फॉरेस्ट क्षेत्र क्या होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है वहां पे, महानदी गोदावरी और कृष्णा डेल्टा पे भी होता है। और इसकी जो विशेषताएं हैं, आप विशेषता देख लीजिए कि ये ज्वार भाटा से प्रभावित होता है, ये आपका मैंग्रोव आपका वन, ठीक है। लवणीय जल सहनशील होता है ये, ठीक है। श्वसन जड़ें होती है इसका, न्यूमेटोफोरस इसमें पाए जाते हैं। और प्रमुख वृक्ष जो होता है सुंदरी, ठीक है, सुंदरी वृक्ष इसमें पाया जाता है। और सबसे विस्तृत वन, एक ट्रिक है यहाँ पे मैं आपके लिए लास्ट में लगा दिया हूँ कि सबसे विस्तृत वन जो पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती यानी मानसूनी वन पाया जाता है। और सबसे घने वन जो रहता है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी सदाबहार बहार वन। और खेजड़ी जो होता है कांटेदार वन में पाया जाता है, और सुंदरी मैंग्रोव वन में पाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ से हमारा जो है आज का इसका जो है भारत की जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उनके बारे में क्वेश्चंस आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक छोटा सा हम लोग का मुहिम है 1000 सब्सक्राइबर करने का। जो भी पहले 1000 सब्सक्राइबर होंगे उनको हमारे बैप्स एकेडमी की तरफ से स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा। और बहुत ही जल्द आप लोग के सामने हम लोग बाय फेस भी अब जुड़ने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी हमारा 1000 सब्सक्राइबर करवाइए। और जो भी वीडियो देखते हैं प्लीज़ लाइक किया कीजिए, लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट भी आप ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। जिससे क्या होता है आपके लिए ही बेनिफिट होगा। अगर आप कुछ चाहिए आपके आपके अनुसार तो मुझे कैसे पता चलेगा, मैं तो आपको मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना, आप मुझे देख पा रहे हो ना, हमारी कोई मतलब इंटरेक्शन हो पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप कमेंट करके अपनी मांग को भी रख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में सबसे अधिक विस्तृत प्राकृतिक वन कौन सा है। तो अभी हम लोग पढ़े थे उष्णकटिबंधीय आपका पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ये क्या होता है कि मानसूनी जो जलवायु आती है, आपका मानसूनी जलवायु के कारण क्या होता है, भारत में पर्णपाती वन सबसे अधिक फैले हुए हैं, ठीक है। ये लगभग आपका 65% वन क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। 65% पाए जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। डेसिडियस फॉरेस्ट इज इक्वल टू मोस्ट वाइड स्प्रेड आपका फॉरेस्ट होता है, ठीक है, मतलब बहुत ही विस्तृत आपका फैले हुए, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न पे हम लोग चलते हैं कि क्या कहता है। ये आपका देखते हैं थोड़ा सा इसको और छोटा करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का प्रमुख वृक्ष है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का जो मुख्य जो आपका है तो ये टिक है, यानी सौगान है, टिक, ठीक है, टिक। और क्या है, साल भी है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, टिक और साल। आबनुस जो है आपका पर्णपाती है, ठीक है, सॉरी, आबनुस जो है आपका सदाबहार हो गया, यानी आपका एवरग्रीन सदाबहार हो गया, ठीक है। चीड़ जो आपका सब कैसा हो गया, पर्वतीय हो गया, पर्वतीय, ठीक है, पर्वतीय, ठीक है। और आपका सुंदरी तो हम लोग पढ़े हैं मैंग्रोव वन होते हैं, मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप याद करते चलिएगा, आपको बेनिफिट होगा ही होगा, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या करें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पे। तो क्या यहाँ पे वर्ष भर भरा ये हरे रहते हैं, तो ये सही है बात है। और इनकी पत्तियां एक साथ गिरती हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। पर्णपाती का ये गुण है, ठीक है, ये पर्णपाती में पाया जाता है, पत्तियां एक साथ गिर जाती है। और ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। यानी हमारा 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। और जो लीफ फॉल होता है ना डेसिडियस में होता है, नॉट एवरग्रीन फॉरेस्ट में, तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि आपका मैंग्रोव वन की कौन सी विशेषता है। तो मैंग्रोव वन की जो है श्वसन जड़ें, ठीक है, मैंग्रोव दलदली
दलदली मतलब दलदल में और लवणीय क्षेत्र में ये पाया जाता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन की क्या होता है, कमी होता है, जिसके कारण जड़े में होते हैं निमेटोफोरस ये होता है, ठीक है, श्वसन जड़े, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। भारत में आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में सुंदरी वृक्ष मुख्यतः किस वनस्पति में पाया जाता है, तो पर मैंग्रोव वन में पाया जाता है, ठीक है, मैंग्रोव वन में। और सुंदरी जो है आपका मुख्यतः जो है सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, जो भारत और बांग्लादेश के दोनों क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कांटेदार वनों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, तो कौन सा सही है ये आपका बताना है। तो ये जो होता है ना, ये शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं कांटेदार, तो ये हमें पता है, ठीक है। और कांटेदार वन जो है यहाँ पे लगभग आपका कम वर्षा होता है, यानी 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा पाए जाते हैं, और छोटे पत्ते होते हैं और कांटे वाले होते हैं, जो क्या करते हैं, जल संरक्षण का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है, तो आपका चीड़ जो होता है आपका क्या सदा बहार वन में हो जाता है, तो ये ऐसा नहीं है। चीड़ जो हमारा होता है आपका पर्वतीय पर्वतीय आपका वन में पाया जाता है। सौगान जो है आपका कौन सा होता है, आपका पर्णवाती, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। खेजड़ी जो होता है आपका कांटेदार में पाया जाता है, कौन सा, आपका कांटेदार में पाया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा, कौन सा, कांटेदार वन में पाया जाता है। और आपका आबनूस जो होता है ये कौन सा पाया जाता है, सदाबहार में। तो इस तरीके से आप ए टू जेड आपका सदा बहार जो होता है आपका वन में पाया, ए टू जेड आपका यहीं पे रिवीजन में करवाते चलता हूं, और आपका सिर्फ ध्यान यहाँ पे रखने की जरूरत है, ठीक है। ऊंचाई बढ़ने के साथ पर्वतीय वनों में क्या परिवर्तन होता है, तो क्या होता है ना कि ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है तो इसकी चौड़ी पत्ती से शंकुधारी की ओर जाता है, ठीक है। ऊंचाई जैसे ही बढ़ेगा, ऊंचाई जब बढ़ेगा आपका, तो क्या होगा, आपका तापमान जो होगा, टेम्परेचर जो होगा कम होगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला हमारा क्या कह रहा है कि असर्शन और रीजन का है, तो मैंग्रोव वन डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्या ऐसा सही है, तो ये हमारा जो है कि मैंग्रोव वन डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये सही है, क्योंकि ये लवणीय जल और ज्वार भाटा को सहन कर सकते हैं, तो ये भी सही है। यानी ए और आर सही है और आर सही व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए मैंग्रोव वन जो है डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि ये लवणीय जल और ज्वार भाटा को सहन कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही था उसमें। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को सबसे अधिक प्रभावित करता है, तो ये यहाँ पे भी जो हो जाएगा आपका जलवायु होगा, यानी मृदा को भी, और या प्राकृतिक जब मृदा को करेगा तो प्राकृतिक वनस्पति को भी जरूर करेगा। वर्षा, तापमान, वन प्रकार जो है, यही कारण है कि भारत में इतनी क्या है आपका विविधता पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला जो है कि वर्ष भर, देखिए फिर से मुझे लगता है कि ये आपका पहला जो है कथन सही है। दूसरा का कौन सा है कि पश्चिमी घाट, ये मुख्यतः पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व भारत में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और सौगान यहाँ नहीं होता है, सौगान जो होगा आपका पर्णपाती में होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा केवल 1 और 2 सही है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, जो कि निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष मैंग्रोव वनों से संबंधित है, तो ये सुंदरी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सुंदरी है, जो सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक विस्तृत प्राकृतिक वन कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि पर्णपाती है, ठीक है, हमारा पर्णपाती है, क्योंकि मानसूनी जलवायु के कारण ही पर्णपाती वन पनपते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कर रहा है कि कांटेदार वन कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, सही है। दूसरा क्या क्या है, इनमें छोटे पत्ते और कांटे होते हैं, ये भी सही है। ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की विशेषता है, ऐसा कहीं नहीं है, तो हमारा केवल ये अधिक वर्षा वाला तो सदाबहार हो जाएगा, एवर ग्रीन फॉरेस्ट जिसको बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न क्या कह रहा है
कि पर्वतीय पर्वतीय वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऊंचाई बढ़ने के साथ वनस्पति बदलते हैं, सही है, ऊंचाई के साथ वनस्पति बदलेंगे। और शंकुधारी वन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। और आपका थर्ड है कि ये केवल हिमालय तक सीमित है, ऐसा नहीं है, ये हिमालय तक नहीं, नीलगिरी जो है आपका तमिलनाडु और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर, सॉरी, केरल, कर्नाटक और आपका तमिलनाडु के क्षेत्र पे, तो वहां पे भी ये कहीं ना कहीं, हिमालय तो बहुत दूर की बात हो जाती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, केवल एक और दो। ठीक है। और हमारा आज का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चंस है ये आपके लिए है यहाँ पे कि भारत में मैंग्रोव वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ये ज्वार भाटा से प्रभावित क्षेत्र में पाए जाते हैं, सही है। इसमें श्वसन जड़ें पाई जाती हैं, न्यूमेटोफेरस पाया जाता है, ये भी सही है। ये मीठे जल के वन है, तो नहीं, ये लवणीय वन, लवणीय है। ठीक है, तो इसलिए हमारा एक और दो सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है आज का, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो खेजड़ी क्या सदाबहार नहीं, खेजड़ी कांटेदार वनों में पाया जाता है। और चीड़ जो होता है आपका मैंग्रोव वन, तो नहीं, ये क्या होता है, पर्वतीय में होता है। और आबनुस जो होता है आपका सदाबहार में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके लिए सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा क्लास, प्लीज आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और एक लाइक, यार इतना लोग देखते हैं, प्लीज लाइक तो किया कीजिए, और शेयर तो कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और सब्सक्राइब, जो भी लर्नर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, प्लीज, जो भी नया लर्नर है, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। हमारा एक छोटा सा मुहिम है, 1000 बच्चों का, मतलब 1000 सब्सक्राइबर का, और जो भी सब्सक्राइब करेंगे वो, उनको हमारे स्टडी, मतलब जो वेब्स एकेडमी जो फैमिली है, उनके तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।